सोचो, एक ऐसी मशीन जो लोगों को उनकी यादों में वापस जाने देती है। सिर्फ याद करना नहीं, बल्कि उन्हें दोबारा जीने देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हुई थी। आवाजें, नजारे और एहसास सब कुछ असली लगता है। पूरी दुनिया में ये मशीन सिर्फ एक ही आदमी के पास है, जिसका नाम है निक। निक एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और ऐसे फ्यूचर में रहता है जहाँ पर दुनिया बदल चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़ गया है और बहुत सी जगह पानी में डूब चुकी है। मियामी भी उन्हीं शहरों में से एक है। सड़कें डूबी है और लोग बोट से सफर करते हैं। यहाँ पर जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ गरीब लोग पानी से घिरी झोपड़ियों में रहते थे और दूसरी तरफ अमीरों ने अपने लिए सूखी और महफूज कॉलोनी बना रखी है। निक किसी दुनिया में रहता है और लोगों को अपनी रेमिनेंस नाम की मेमोरी मशीन से थोड़ी देर के लिए असल जिंदगी से दूर जाने में मदद करता है। ये मशीन पहले मिलिट्री ने बनाई थी ताकि वो कैदियों से पूछताछ के दौरान यादें निकाल सके, लेकिन निक ने इसको और ज्यादा बेहतर बना दिया। अब जो भी इस मशीन में लेटा है वो अपने बीते हुए पल ऐसे देखता है जैसे वो वहीं पर मौजूद है और निक उसके सामने लोगों की यादें होलोग्राम की तरह आवाज और डिटेल के साथ देख सकता था। लोग निक के पास अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दोबारा जीने आते हैं। कुछ लोग अपने प्यार को दोबारा देखना चाहते हैं, कुछ लोग बस खुशी को महसूस करना चाहते हैं। निक सभी क्लाइंट्स के साथ अच्छे से बर्ताव करता है। एक आदमी तो बार बार सिर्फ अपने कुत्ते के साथ खेलने आता है। वो मशीन में जाता है, अपने कुत्ते को देखता है, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताकर वो वापस खुशी खुशी चला जाता है। लेकिन निक सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, उसका दिल भी टूटा हुआ है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे बिना कुछ बताए छोड़कर चली गई। निक परेशान होकर अपनी ही मशीन को बार बार इस्तेमाल करने लगा। वो उन सभी यादों में वापस जाने लगा जो उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिताई थी। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसने उसे क्यों छोड़ा और वो कहाँ पर चली गई। वो उनकी बातें और उनके एडवेंचर्स देखता रहा, इस उम्मीद में कि उसे कोई सुराग मिल जाएगा। निक की मशीन की एक खास बात है, ये तभी चालू होती है जब वो एक खास गाना गाता है। ये दरअसल एक सीक्रेट पासवर्ड है जो सिर्फ वही जानता है। अगर वो गाना नहीं गाएगा तो मशीन काम नहीं करेगी। इस तरह वो उसे सेफ रखता है। निक अकेले काम नहीं करता था, उसकी असिस्टेंट वॉट्स मशीन चलाने में उसकी मदद करती थी। वॉट्स काफी स्मार्ट, वफादार और हर सेशन में निक का साथ देती थी। एक दिन एल्सा नाम की एक औरत आई, वो रोज आती थी। एल्सा ने एक बुरे हादसे में अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया और उसकी उसे बहुत याद आती थी। वो सिर्फ निक की मशीन से ही उसे अपने करीब महसूस कर पाती। वो बार बार उन अच्छे पलों को जीने आती थी जिसे वो कभी भुला नहीं पाई। इतने सारे लोगों को उनके पास से जोड़ते जोड़ते निक थक गया था। उसने रात के लिए मशीन को बंद कर दिया और घर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे वो निकलने वाला था, मे नाम की एक जवान लड़की अंदर आई। उससे उसकी चाबियां खो गई थी और वो उन्हें ढूंढने के लिए अपनी यादों में वापस जाना चाहती थी। निक का एक रूल था, दिन में एक बार मशीन बंद हो गई तो वो उसे दोबारा चालू नहीं करता। वो इस मामले में सख्त था। लेकिन मे को देखते ही निक बदल गया। जैसे उसने उसे देखा वो मुस्कुराया, उसे प्यार हो गया। पहली बार उसने अपना ही रूल तोड़ दिया। उसने वॉट से कहा कि वो मशीन को ऑन करे। वॉट से अचानक आया बदलाव देखकर हैरान हो गई, लेकिन अंदर से वो काफी खुश भी थी। उसने देखा कि निक को मे पसंद आने लगी है। मैं मेमोरी मशीन के अंदर लेट गई और चाबियों की तलाश शुरू कर दी। अपनी मेमोरी में मैंने खुद को एक क्लब में गाते हुए देखा। वो एक ओपरा सिंगर थी। यही उससे उसकी चाबियां खो गई। निक उसकी आवाज से इतना मोहित हो गया कि वो सेशन खत्म करना नहीं चाहता था। वो उसे सुनता रहा और पूरा गाना खत्म होने दिया। उसने मे को तब तक नहीं जगाया जब तक आखिरी नोट खत्म नहीं होता और उसने गाना बंद नहीं कर दिया। ये साफ था कि निक उससे प्यार कर बैठा। जैसे मैं जागी वो जल्दी से क्लब की तरफ दौड़ी ताकि अपनी चाबियां ले सके, लेकिन जल्दी में वो अपनी एक ईयरिंग मशीन के पास भूल गई। निक ने वो उठा ली और चुपके से अपने पास रख लिया। वो छोटा सा टुकड़ा उसे मे की याद दिलाता था। बाद में घर पर निक मे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। उसका चेहरा और उसकी आवाज उसके जहन में बस गई थी। उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की पर वो उसको भुला नहीं पाया। अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हुए निक पुलिस स्टेशन चले गया। वो अक्सर पुलिस के साथ काम करता था और क्रिमिनल केसेस में सच्चाई ढूंढने के लिए मेमोरी मशीन का इस्तेमाल करता। लोगों की यादें देखकर निक बता सकता था कि कोई झूठ बोल रहा है या सच। पुलिस स्टेशन में हम दो अमीर आदमियों को देखते हैं, वॉल्टर और उसका बेटा सेबेस्टियन। ये शहर के सबसे अमीर फैमिलीज को बिलोंग करते थे। जब वो निक को देखते हैं तो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं। स्टेशन पर अपना काम खत्म करके निक सीधा उस बार की तरफ गया जहाँ पर मैं गाती थी। वो छुपके से उसकी खूबसूरत आवाज सुनता रहा और जैसे उसका परफॉर्मेंस खत्म हुआ वो उसके पास गया और वो ईयरिंग वापस लौटा दी जो वो मशीन के पास छोड़ गई थी। बात करते हुए निक ने मे से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा। तब मैंने कहा कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो सिंगल है। यह सुनकर निक उसके साथ फ्लर्ट करने लगा और मे को भी उसकी कंपनी अच्छी लगी। उसने निक को अपने घर पर इनवाइट किया
और उस रात वो एक दूसरे के करीब आने लगे और इंटीमेट हो गए। जल्दी दोनों को गहरा प्यार हो गया। उन्होंने हर हाल में चाहे कुछ भी हो एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। अगली सुबह निक मे के घर में जागा। जब वो बात कर रहे थे तो मे ने अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बताया। उसने समझाया कि वो इस छोटी जगह पर रह रही है क्योंकि उसने एक खतरनाक माफिया के साथ डील की है। इस डील की वजह से ही वो उस क्लब में गाती रहती है। मे ने निक को बताया कि उसका सपना है कि वो अपने शांत बीच हाउस में रहे, लेकिन माफिया के डर की वजह से वो वहाँ पर जा नहीं सकती। अचानक कुछ अजीब हुआ। निक की पलक झुकी और वो रेमिनेंस मशीन के अंदर जाग गया। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो कुछ भी हमने अभी देखा वो निक की यादें थी। मैं उसे बहुत पहले छोड़ चुकी थी और तब से निक उसे दोबारा जीने के लिए मशीन का बार बार इस्तेमाल कर रहा था। उसकी असिस्टेंट वॉट्स ये देखकर परेशान हो जाती है। उसने निक को बताया कि मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना खतरनाक है, ये दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन निक ने वॉट्स की नहीं सुनी। उसने उसे बताया कि मैं बिना किसी सफाई के चली गई और वो तब से उसे ढूंढ रहा है। मशीन ही एक तरीका है जिससे वो उसके करीब महसूस करता है। वॉट्स ने उससे ब्रेक लेने की मिन्नत की पर निक ने मना कर दिया। जब से मैं गई है उसने आराम नहीं किया। वो बस ये जानना चाहता है कि वो क्यों गई और वो कहाँ पर गई। उसने मेरे को जानने वाले बहुत लोगों से बातें की, उसकी कहानी को जोड़ना चाहा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। उसे जवाब की सख्त जरूरत थी और इसलिए वो अपनी यादों में गहरा गहरा जाता रहा, इस उम्मीद में कि उसे कोई सुराग मिल जाएगा जो उसे मे तक वापस पहुंचा दे, जिससे वो अब भी प्यार करता है। एक दिन निक अपने ऑफिस में चुपचाप बैठा है, मे की यादों में खोया हुआ। वो उनके सारे खूबसूरत पलों को दोबारा देख रहा था। तभी उसके ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुआ। निक उठा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सड़क पर खामोशी थी, लेकिन दरवाजे के बाहर जमीन पर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल रुक गया। वो एक ईयरिंग थी। उसने उसे धीरे से उठाया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो समझ गया कि मैं यहाँ पर आई थी और ये ईयरिंग उसी की है, लेकिन उसने नॉक ठीक से क्यों नहीं किया? वो रुकी क्यों नहीं? वो कहाँ पर चली गई? कंफ्यूज और उम्मीद से भरा निक ने वो ईयरिंग वॉट्स को दिखाई और बताया कि क्या हुआ, लेकिन वॉट्स को यकीन नहीं हुआ। वो जानती थी कि जब से मैं गई है निक उसके लिए पागल हो गया है। उसने धीरे से सजेस्ट किया कि हो सकता है कि वो फिर से गलती कर रहा हो। उसने सोचा कि वो ईयरिंग मे की है, शायद वो किसी दूसरे औरत की हो सकती है और निक उसे मे से जोड़ रहा है। वॉट्स बहस नहीं करना चाहती। उसने उस केस पर ध्यान दिया जिसके लिए उन्हें बुलाया गया था। पुलिस ने माइल्स नाम के एक आदमी को पकड़ लिया। ये आदमी एक पावरफुल क्राइम रिंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस को लगता था कि माइल्स के पास एक बड़े ड्रग लॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो चाहते थे कि निक और वॉट्स रेमिनेंस मशीन का इस्तेमाल करके माइल्स की यादों में जाए। निक तुरंत मान गया। उन्होंने मशीन सेटअप की और माइल्स को उससे जोड़ दिया। जैसे निक यादों में गया, वो माइल्स के 5 साल पहले के पास्ट में पहुंच गया। जो उसने देखा उससे उसे शौक लगा। उन यादों में माइल्स एक रूथलेस माफिया लीडर सेंट जो के साथ काम कर रहा था, जो शहर में खासकर गरीब इलाकों में खतरनाक ऑपरेशंस चलाने के लिए जाना जाता था। एक दिन निक ने माइल्स की मेमोरी में एक सीन देखा जहाँ सेंट जो और उसके आदमी एक लोकल बार में डील फाइनल कर रहे थे। वो बार निक को जाना पहचाना लग रहा था क्योंकि मैं वहीं पर गाती थी। और तब निक ने उसे देखा। मैं पहले की तरह स्टेज पर गाना गा रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सेंट जो ने उसे देखा और जिस पल उसने उसे देखा वो उसे चाहने लगा। जो ऐसा आदमी नहीं था जिसे मना किया जा सके, और मैं वहाँ पर फंस चुकी थी। निक ने मजबूरी से देखा कि मैं धीरे धीरे जो की खतरनाक दुनिया में खींचती चली गई। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन जितना वो गहरा जाती गई उतना ही भागना मुश्किल हो गया। आखिर में वो ड्रग्स पर डिपेंड हो गई, वही चीज जो सेंट जो बेचता था। वो औरत जिससे निक प्यार करता था, तो सपनों और म्यूजिक से भरी थी, उसे वो अंधेरा खा गया जिससे वो भाग नहीं पाई। निक के लिए ये पल सब कुछ बदल देता है। मैं सिर्फ छोड़कर नहीं गई थी, उसे एक डरावनी चीज में खींच लिया गया था। प्रेजेंट में वापस आकर हम देखते हैं कि माइल्स रेमिनेंस मशीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निक उसे रोकता है। वो उसे मेमोरी में रहने के लिए फोर्स करता है और जवाब निकालने की कोशिश करता है। फिर कुछ शॉकिंग उसके सामने आता है। माइल्स की एक मेमोरी में निक मे को दोबारा देखता है। इस बार वो सेंट जो का बहुत सारा माल लेकर भाग रही थी। वो एक पल निक के लिए सब कुछ बदल देता है। अब वो जानता है कि मैं सिर्फ जो की दुनिया में फंसी नहीं थी, उसने वहाँ चोरी की थी। निक सच्चाई जानने के लिए और भी डिटरमाइंड हो जाता है। वो तुरंत सेंट जो से मिलने चले जाता है। माइल्स का दोस्त बनने का नाटक करके निक जो के करीब जाने की कोशिश करता है और मे के बारे में पूछता है, लेकिन जो इतना बेवकूफ नहीं था। वो तुरंत समझ जाता है कि निक सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आया है। गुस्से में जो अपने आदमियों को निक को पीटने का ऑर्डर दे देता है और उसे पानी में डुबा डुबा कर टॉर्चर भी किया जाता है ताकि वो टूट जाए, लेकिन निक हार नहीं मानता। दर्द में भी वो सिर्फ मे के बारे में पूछता है। उसे जो के माल या उसकी धमकियों की परवाह नहीं होती।
वो बस ये जानना चाहता है कि मैं क्यों भागी और उसके साथ क्या हुआ। अब जो कुछ ऐसा कहता है जो निक को गहरी चोट पहुंचा देता है। जो के अनुसार मैं कुछ नहीं बस एक चोर है। वो निक को वार्न करता है कि उसने निक से कुछ चोरी किया और हो सकता है कि उसने प्यार का नाटक किया हो ताकि वो जो चाहती है वो पा सके। निक कंफ्यूज हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता उसने उसके पास से क्या चोरी किया, उसके प्यार के पीछे क्या सच्चाई थी। इससे पहले कि जो के आदमी निक को मार पाते, वॉट्स अचानक गुस्से में अंदर आती है। हथियार से वो जो के आदमियों को एक एक करके मारती है और सही वक्त पर निक को बचा लेती है। वो उसे बुरी तरह से घायल हालत में घसीटकर उनके ऑफिस में ले जाती है, लेकिन लगभग मरने के बाद भी निक रुकने को तैयार नहीं होता। वो वॉट्स का शुक्रिया करता है लेकिन सीधा मे के ख्यालों में वापस चला जाता है। वो रेमिनेंस मशीन का दोबारा इस्तेमाल करना चाहता है ताकि उसे पता चले कि मे ने क्या चोरी की थी। वॉट्स उसे रोकने की कोशिश करती है और तब वो निक को कुछ ऐसी बात बताती है जो वो नहीं जानता। मैं उसके गायब होने से एक दिन पहले उससे मिलने आई थी। वो गिफ्ट में एक बीयर बोतल लाई थी। मैं ये नहीं जानती थी कि वॉट्स कभी अल्कोहलिक थी। उसके पीने की आदत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसके बेटे की जान भी चली गई। उसने कसम खाई कि वो दोबारा कभी नहीं पिएगी। वो बीयर देखकर वॉट्स इमोशनली टूट गई। उसने बहाना बनाया, बाथरूम में गई और रो पड़ी। जब वॉट्स बाथरूम में थी तो मैंने मौका देकर अपना काम कर लिया। निक वॉट्स की मेमोरी में देखता है और उसे साफ साफ दिखाई देता है। वे चुपके से उठी, स्टोरेज रूम तक गई और कुछ चोरी किया। उसने सिर्फ कोई चीज नहीं चुराई, उसने एल्सा की यादें चुराई थी। एल्सा वही औरत है जो कहानी की शुरुआत में थी, जो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के पल दोबारा जीने आती थी। लेकिन क्यों? मैंने किसी और के प्यार की यादें क्यों चुराई? निक दंग रह गया। ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। जवाब की उम्मीद में वो जल्दी से एल्सा के घर चले गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी रूह कांप गई। एल्सा के घर पर निक उसके एक दोस्त से बात करता है और सच्चाई उसे एक तूफान की तरह टकराती है। एल्सा मर चुकी है, उसका बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। अगले ही दिन एक औरत आई और एल्सा के छोटे बेटे को अपने साथ ले गई। किसी को नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन मिला उससे निक समझ जाता है कि वो मे थी। निक तुरंत समझ गया कि अगर कोई बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ रिस्क करेगी तो वो मे ही होगी। वो बच्चों से प्यार करती थी और सब कुछ होने के बावजूद भी उसका दिल काफी अच्छा था। निक जल्दी से एल्सा के घर पर सबूत ढूंढने लगा, लेकिन जैसे वो पहुंचा, अंधेरे में से एक आदमी निकला और बिना वार्निंग के उसने निक पर बुरी तरह से हमला कर दिया। उस आदमी ने निक को बहुत पीटा और उसे वार्न किया कि वो मे को ढूंढना बंद कर दे। निक कमजोर और खून से बह रहा था। उसे पता नहीं था कि ये अजनबी कौन है या वो उसे रास्ते से क्यों हटाना चाहता है। जमीन पर लेटे हुए निक ने उस आदमी को फोन करते हुए सुना। उसने किसी को बताया कि निक अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं देगा। फिर वो वहाँ से गायब हो गया। जब निक को होश आया तो वो घायल और कंफ्यूज्ड था। वो लड़खड़ाते हुए लैब वापस पहुंचा। उसने रेमिनेंस मशीन का इस्तेमाल करके अपनी मेमोरी को स्कैन किया और हमला करने वाले का चेहरा देखा। वॉट्स ने उस आदमी को पहचानने में उसकी मदद की और जो उन्हें पता चला वो डरावना था। वो आदमी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, लेकिन असल में वो काफी खराब था। इलीगल एक्टिविटीज में शामिल था। वो सेंट जो के लिए काम करता था। वो काफी करप्ट और खतरनाक था। ऐसा आदमी तो सच्चाई के ज्यादा करीब आने वाले को मार देता। अब जवाब की सख्त जरूरत में निक और वॉट्स पुलिस स्टेशन की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में वो एक बड़े प्रोटेस्ट के बीच फंस गए। गुस्से में आए गरीब लोगों की भीड़ सड़कों पर भर गई। वो शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन वॉल्टर की मौत का विरोध कर रहे थे। वॉल्टर ने अपनी अचानक मौत से पहले अपनी सूखी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को देने का वादा किया था ताकि वो डूबी हुई झोपड़पट्टियों से बाहर निकल सके। लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी सेबेस्टियन और उसकी पत्नी को मिल गई और उनका इरादा नहीं था कि वो कुछ शेयर करे। जब निक प्रोटेस्ट देख रहा था तो एक चीज पर उसकी नजर पड़ी और वो हैरान रह गया। वॉल्टर की पत्नी, जिसका नाम टमारा था, निक ने उसे पहचान लिया। वो निक की सबसे पहली क्लाइंट थी जब उसने नया नया रेमिनेंस मशीन का इस्तेमाल शुरू किया था। वो कुछ पर्सनल मेमोरी दोबारा जीने आई थी, लेकिन निक को कभी पता नहीं चला कि वो असल में क्या था। अब सच्चाई ढूंढने के लिए निक जल्दी से लैब वापस जाता है। वहाँ वो टमारा के पुराने मेमोरी सेशंस को सर्च करता है। जो वो देखता है उससे वो हिल जाता है। टमारा का पति वॉल्टर चुपके से एल्सा से मिल रहा था। एल्सा सिर्फ एक क्लाइंट नहीं थी, वो वॉल्टर की लवर थी। और जो आदमी जिसके मेमोरीज को एल्सा बार बार जीने आती थी वो वॉल्टर खुद था। तब सारी बातें जुड़ गई। एल्सा का बेटा वॉल्टर का भी बेटा था। इसका मतलब अगर वॉल्टर अचानक मर गया और एल्सा का तुरंत बाद कत्ल कर दिया गया और उनके बच्चे को उठाया गया तो ये सब रैंडम नहीं है। ये दरअसल एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की चेन है। निक उन्हें जोड़ना शुरू करता है। कोई एल्सा और उसके बच्चे के सारे निशान मिटाना चाहता है। हो सकता है वॉल्टर की लेगेसी बचाने के लिए उन्हें मार दिया गया हो। जब निक इस बड़े राज के बोझ से परेशान था तो वॉट्स चुपके से अंदर आई और सारी बातें खुलने लगी।
वॉट से बात करने के बाद निक को आखिर में उस आदमी का नाम पता चला जिसने उस पर हमला किया था। उसका नाम था बूथ। बूथ सिर्फ कोई खराब कॉप नहीं था, उसकी लंबी हिस्ट्री थी। वो छुपके से पावरफुल लोगों के लिए कत्ल करता। उसने पैसे के लिए, खामोशी के लिए और डर के लिए कत्ल किए। और उसके पुराने एम्प्लॉयज में से एक कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर था। अचानक ही निक के दिमाग में सारे टुकड़े जुड़ने लगे। वॉल्टर वो इज्जतदार बिजनेसमैन सालों से छुपके इलीगल ऑपरेशंस चला रहा था और अपने निशान छुपाने के लिए उसने जो का इस्तेमाल किया। बूथ जो के हाथ के नीचे काम करता था, खतरों को हटाता था और गड़बड़ी साफ करता था। जब जो मरा तो बूथ काफी बिगड़ गया। गुस्से में उसने जो भी सच्चाई के करीब आता उसे मार देता। क्लैरिटी की जरूरत में निक सीधा टमेरा वॉल्टर की पत्नी के पास चले गया और जो सच्चाई उसने बताई उससे निक हैरान हो गया। वॉल्टर ने कभी एल्सा से प्यार नहीं किया, उसने उसे इस्तेमाल किया। ये उसके लिए सिर्फ एक मामूली अफेयर था जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो गई। जब एल्सा ने वॉल्टर को बताया कि वो उसके बच्चे को जन्म देने वाली है तो वो घबरा गया। जिम्मेदारी लेने के बजाय वॉल्टर ने सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए। इससे भी बुरा, उसने अपने आदमियों को उसके पीछे भेज दिया। उसने उसे मरवाने की कोशिश की। ये सुनकर निक गुस्से से बीमार हो गया। अब वो जानता था कि एल्सा सिर्फ मरी नहीं, उसे खत्म किया गया। तभी वॉल्टर का बेटा सेबेस्टियन अंदर आता है। जब उसने निक को अपने पिता के बारे में सवाल करते हुए सुना तो वो घबरा गया और निक को घर से बाहर निकाल दिया। उसे डर था कि निक सच का पता ना लगा ले। बाहर निक दोबारा मे को ढूंढने लगा। उसके ख्याल तेज दौड़ रहे थे, हर रास्ता वापस उसी तक जाता। फिर उसने मे जैसी एक औरत को देखा और उसका पीछा करने लगा जब तक कि वो बूथ के आमने सामने नहीं आ गया। ये दरअसल एक जाल था। बूथ ने उस औरत का इस्तेमाल निक को यहाँ पर लाने के लिए किया। वो मुस्कुराया। वो जानता था कि निक मे को ढूंढने के लिए बेचैन है। बूथ जानता था कि वो कहाँ है, लेकिन वो निक को बताने से मना कर देता है। निक टूट गया। गुस्से और प्यार से भरा उसने बूथ पर हमला कर दिया, लेकिन बूथ पहले ही भाग चुका था। एक खिड़की से कूदकर डूबे हुए कोष्ठ के पास एक पुरानी बिल्डिंग के खंडरों में निक ने उसका पीछा किया। दोनों कमरे में टकराए जो टूटे हुए फर्नीचर से भरा हुआ था और जिसके फर्श के नीचे समंदर का पानी चढ़ रहा था। लड़ाई काफी बुरी थी। वो एक दूसरे को दीवारों पर पटकने लगे। सब कुछ तेज और जंगली था। फिर अचानक बूथ का एक पैर एक टूटे हुए पियानो में फंस गया। एक जोर की आवाज के साथ पियानो टूट गया और बूथ नीचे पानी में गिर गया। निक ने उसे डूबते हुए देखा। एक पल के लिए उसने उसे डूबने देने का सोचा। जो कुछ बूथ ने किया वो इसी का हकदार है, लेकिन नहीं, निक को जवाब चाहिए था। वो पानी में कूदा, बूथ को बाहर निकाला और उसकी बेहोश बॉडी को लैब में वापस ले गया। वहाँ भीगा और कांपता हुआ निक बूथ को रेमिनेंस मशीन से जोड़ देता है। अब सबसे पहले निक जानता है कि वो मे से पहली बार कहाँ मिला था। उस वक्त हमें बूथ की मेमोरी से पता चलता है कि असल में जब मैं जो से माल चुराने के बाद भागने की कोशिश कर रही थी तो अचानक बूथ की नजर उस पर पड़ी और बूथ ने उसे पकड़ लिया। उस वक्त मे को लगा कि वो मरने वाली है, लेकिन हमें बूथ की बातों से पता चलता है कि वो मे को मारना नहीं चाहता और उसके लिए मे से कोई और काम करवाना चाहता है। मे को अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर मे भी डर की वजह से बूथ के लिए सारा काम करने को तैयार हो गई। वो मान जाती है और उस वक्त हम देखते हैं कि बूथ मे को ये टास्क देता है कि उसे निक के पास जाकर प्यार का नाटक करना होगा और उससे एल्सा नाम की एक लड़की की मेमोरी चुरानी होगी, जिसकी मेमोरी की मदद से वो ये जान सके कि एल्सा ने अपने बच्चे को कहाँ पर छुपाया था। फिर मे इस टास्क को करने के लिए मान जाती है और प्लान के मुताबिक सबसे पहले वो निक के पास आती है और प्यार का नाटक करती है, लेकिन बाद में उसे निक से सच में प्यार हो जाता है। इसलिए उसने बूथ के साथ कुछ अलग करने का फैसला किया और उसने फैसला किया कि वो निक से कुछ नहीं चुराएगी और किसी भी हाल में निक को धोखा नहीं देगी। लेकिन ये जानकर बूथ काफी गुस्सा हो गया और वो मे को बहुत बुरी तरह से पीटने लगा, जिसकी वजह से मे काफी डर गई और इसीलिए वो ना चाहते हुए भी एलिसा की मेमोरी चुरा लेती है। लेकिन उसके बाद उसने फैसला किया कि वो बूथ के साथ कभी काम नहीं करेगी और ना ही उससे दोबारा मिलेगी। वो मेमोरी डिस्क बूथ को देने के बाद में समझ जाती है कि बूथ असल में एल्सा को मारना चाहता है और उसके बेटे को भी। तो मे फैसला करती है कि वो हर कीमत पर एल्सा और उसके बेटे की जान बचाएगी। फिर वो बूथ का पीछा करती रही और किसी तरह एल्सा और उसके बेटे फ्रेडी तक पहुंच गई। लेकिन उस वक्त हम देखते हैं कि बूथ ने एल्सा को मार दिया है और जब वो फ्रेडी को मारने ही वाला था तो मैं वहाँ पर पहुंच गई तो सीधा फ्रेडी को अपने साथ ले गई। फिर बाद में निक अपनी रेमिनेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगा ताकि वो ये जान सके कि मैं कहाँ पर गई है। आपको ये भी याद होगा कि अचानक ही एक दिन निक को महसूस हुआ कि मैं उसके लैब के बाहर है, लेकिन जब वो बाहर गया तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिला। उसे बस मे की गिरी हुई ईयररिंग मिली जिसे उसने उठाया और अपने साथ ले लिया। उस वक्त मैं वहाँ पर आई थी और वो इसलिए आई थी ताकि वो निक को अपने साथ उसी जगह पर ले जा सके जहाँ पर उसने फ्रेडी को रखा था। उसने ये भी फैसला किया था कि इस बार वो निक को पूरी सच्चाई बताएगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन जब तक निक गेट तक पहुँचता
उससे पहले ही भूत अचानक वहाँ पर आया और मे को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। इसलिए मे ने अपनी ईयररिंग निकाल कर फेंक दी, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे ही निक को वो ईयररिंग मिलेगी वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। रेमिनेंस मशीन के अंदर निक भूत के दिमाग से आखिरी दिल तोड़ने वाली मेमोरी देखता है। भूत मे को एक ऊंची खाली बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पर ले गया। ठंडी, अकेली और खामोश। वो काफी डरी हुई थी, लेकिन उसने दिखाया नहीं। भूत शांत रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका प्लान बेरहम था। जब वो बात कर रहे थे, उसने मे को ड्रग का डोज दिया, उसे होश खोने पर मजबूर किया। उसका मकसद सिंपल था, उसे तोड़ दो ताकि वो आखिर में बता दे कि फ्रेडी कहाँ पर छुपा हुआ है। वे महसूस कर सकती थी कि वो अपना होश खो रही है। उसके ख्याल धुंधले होने लगे। ड्रग्स तेजी से काम कर रहे थे और उस पल उसे डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ, वो जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन मे को अपनी परवाह नहीं थी। वो फ्रेडी के लिए डरी हुई थी और वो जानती थी कि एक उम्मीद अब भी बाकी है, जो है निक। उसने निक के लिए एक मैसेज छोड़ा। उसने कहा, मैंने फ्रेडी को अपनी फेवरेट जगह पर छुपा दिया है, मुझे पता है कि तुम उसे बचा लोगे। उसने ये पूरे भरोसे के साथ कहा। वो जानती थी कि निक आखिर में भूत को पकड़ेगा, उसे रेमिनेंस में डालेगा और ये सारे मेमोरीज देख लेगा। फिर बिना हिचकिचाहट के मैं मुड़ गई, बिल्डिंग के किनारे तक गई और वहाँ से कूद गई। निक ने मशीन के अंदर इस मेमोरी को खुलते हुए देखा और जब मैं गिरी तो उसका दिल टूट गया। वो दर्द में चिल्लाया, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे कितना प्यार किया था। उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया। वो हमेशा एक बेगुनाह बच्चे को बचाना चाहती थी और अब वो मर गई है। लेकिन उसका मैसेज उसे एक मिशन दे गया, फ्रेडी को बचाना। कुछ और करने से पहले निक भूत की तरफ पलटा, जो अभी रेमिनेंस मशीन में बंधा हुआ था। उसने हल्की आवाज में कहा कि अब तुम्हारी बारी है। निक ने भूत को उसकी सबसे दर्दनाक मेमोरी में दोबारा जीने पर मजबूर किया। उसमें भूत एक बार जो के हाथ के नीचे काम कर रहा था, लेकिन एक दिन जो को पता चला कि भूत ने मे को भागने में मदद की। गुस्से में जो अपने आदमियों को लाया और भूत को बेरहम तरीके से पीट दिया। निक ने देखा कि भूत का दिमाग टूट रहा है। वो मेमोरी के अंदर दर्द में चिल्ला रहा था। बार बार निक ने उसे उस डर, उस दर्द और उस आग को दोबारा जीने पर मजबूर किया। भूत का जिस्म कांपने लगा। वो चीखा, रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन निक नहीं रुका। आखिर में अपनी सबसे बुरी यादें बार बार सहने के बाद भूत मर गया। उसका दिल रुक गया, उसका दिमाग सह नहीं पा रहा था। निक खामोशी से खड़ा रहा, उस आदमी को घूर रहा था जिसने आम लोगों को इतना दर्द दिया। लेकिन अब भूत चला गया था। कहानी के आखिरी चैप्टर में हम निक को देखते हैं, टूटा हुआ लेकिन डिटरमिन्ड। वो लैब से निकलता है और सीधा सेबेस्टियन से मिलने चले जाता है। तब आखिरी सच्चाई सामने आती है। निक की बातों से हमें पता चलता है कि वॉल्टर नहीं था जिसने एल्सा और उसके बेटे को मरवाने को ऑर्डर दिया। वो दरअसल सेबेस्टियन था। वॉल्टर अपना इलीगल बिजनेस बंद करना चाहता था, क्योंकि वो बदल चुका था। उसने अपने गलत काम बंद कर दिए थे और जो वो ठीक कर सकता था वो करना चाहता था। वो सच में एल्सा और उसके बेटे की परवाह करता था, हालांकि उनका रिश्ता उलझा हुआ था। उसने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा उनके लिए छोड़ने का प्लान बनाया। ये उसकी आखिरी अच्छी कोशिश थी, लेकिन जब सेबेस्टियन को पता चला कि उसके पिता का एक नाजायज बच्चा है, तो सब कुछ बदल गया। लालच और घमंड में अंधा होकर वो विरासत का एक टुकड़ा भी शेयर नहीं करना चाहता, तो पहले उसने अपने पिता को मार दिया और फिर बच्चे के सारे निशान मिटाने के लिए उसने भूत को एल्सा और उसके बेटे को मार देने का ऑर्डर दे दिया। अब निक सब कुछ जान चुका था। वो सेबेस्टियन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे धमकी देता है कि वो उसका सच सबके सामने ला कर रहेगा। फिर बिना वक्त गवाए वो सीधा पुलिस स्टेशन दौड़ा। उसने सेबेस्टियन के बारे में सब कुछ बता दिया और रिवील किया कि मैंने फ्रेडी को कहां पर छुपाया था। पुलिस एक रेस्क्यू मिशन शुरू करती है और आखिर में फ्रेडी को एक डूबे हुए इलाके के बीच एक सफेद घर में महफूज ढूंढ लेते हैं। वही घर जहां पर फ्रेडी अक्सर अपने बचपन की यादों में जाता था। मे की हिम्मत और निक की लगन की वजह से फ्रेडी बच जाता है। खबर फैल जाती है, लोगों को सेबेस्टियन के गुनाहों के बारे में सच्चाई पता चलती है। उसकी इज्जत गिर जाती है। गुस्से में आए लोग उसके एस्टेट पर हमला करते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसकी चुराई हुई विरासत खो जाती है। इसी बीच निक अपने लैब वापस लौटता है। काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन निक मे को कभी भूल नहीं पाया। वो अपने दिन रेमिनेंस मशीन के अंदर बिताता, उसके साथ बिताए पलों को दोबारा जीता, उसके साथ चलता, उसके साथ हंसता और उससे प्यार करता। एक के बाद एक सीन एक ऐसे सपने की तरह चलते हैं जो कभी फीका नहीं पड़ता। साल गुजर जाते हैं, निक काफी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो बूढ़ा होने के बावजूद उसका प्यार यादों में हमेशा जवान था। और उस आखिरी इमेज में हम समझ जाते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो खत्म करने से पहले हम टॉप 10 कमेंट्स के नाम देखते हैं। पहला कमेंट है खादिर शाह का, सेकंड है डोंगरी दुनिया, थर्ड है नफीसा परवेज और फोर्थ है आशीष परशेट्टे, फिफ्थ है दीपक पटेल और सिक्स्थ है अब्दुल वहाब, सेवंथ है सैम और एट्थ है WS ब्रोकन 333। और हमारा 9th कमेंट है, आई नॉमिनेटेड UPSC कैंडिडेट
इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।